हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। आपको इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स भी इसी चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रामा की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कोरिया में पिछले 600 साल से जोसेन एरा चल रही थी। बहुत से राजा आए और बहुत से राजा गए, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इनकी एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई और प्रेजेंट की रॉयल फैमिली भी कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। अब पावर क्लास बन चुकी है। रॉयल फैमिली के पास जो एब्सोल्यूट पावर्स होती थी, अब वो क्लास बन चुकी है और वो लोग कोरिया के नोबल लोगों में आते हैं, यानी अमीर और खानदानी लोग। द नेक्स्ट सीन में हमें रॉयल एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे 2009 के स्प्रिंग एग्जाम की रैंकिंग दिखाई दे रही थी। वहीं पे हम एक लड़के मिनसुक को देखते हैं जो कि सेकंड आया था। फर्स्ट आई थी शो की फीमेल लीड। ये देख के मिनसुक को गुस्सा आता है। तभी वहाँ शो की फीमेल लीड आ जाती है जिसका नाम होता है सियोंग। सियोंग मिनसुक से कहती है कि तुम फिर से हार गए। तो कहता है कि इसमें इतने खुश होने वाली कौन सी बात है, क्या तुम थकती नहीं। सियोंग कहती है क्या मतलब, ये एग्जाम तुम्हारे लिए हार्ड था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा। सियोंग कहती है कि तुम मुझसे हार गए हो, इसलिए अपनी हार को एक्सेप्ट करो। बिला वजह अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही को एम्बैरस करोगे। तभी मिनसुक कहता है कि तुम तो नोबल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती, लेकिन सियोंग से बातें सुना देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी एफर्ट करना, बार बार हारना अच्छा नहीं होता है ना। और कहती है कि ठीक से यूनिफॉर्म तो पहन लो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग को, जो कि प्रिंसिपल के पास बैठी हुई थी। वहाँ पे उसके टीचर भी होते हैं। रॉयल एकेडमी में 2 हाउसेस होते हैं, एक चोंगयोन हाउस और एक ज्यूजक हाउस। चोंगयोन हाउस में नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं और ज्यूजक में आम फैमिलीज और बिजनेसमैन फैमिलीज के बच्चे। अब प्रिंसिपल उसे एक कप दिखाते हुए कहते हैं कि जानती हो ये किसने बनाया। वो एक राजा की तरफ इशारा करती है तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, ये इसी ने बनवाया था। अभी बताने लगते हैं कि जानती हो वो एक कोर्टिसन का बेटा था, लेकिन उसके पास ब्रिलियंट माइंड था। वो उसे वही कप दे देते हैं। सियोंग बाहर आती है और उस कप को एक जगह रख देती है। प्रिंसिपल की बातों से लग रहा था कि जैसे वो उसे उसका प्लेस दिखा रहा था कि नोबल फैमिली को लोगों को हराने से भी वो उनके बराबर की नहीं हो सकती। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सियोंग एक कंपनी की सीईओ होती है और मीटिंग में होती है, जहाँ पे वो एक कॉम्पिटिटर कंपनी से सर्वे में हार गए थे। उसके एम्प्लॉयज तो बताते हैं कि दूसरी कंपनी ने प्रमोशनल टैक्टिक यूज की हैं। उन्होंने अपने लॉन्च पे ही 50% ऑफ कर दिया और किसी सेलिब्रिटी से भी कोई ऐड बनवाया है। तो सियोंग कहती है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो हम लोग हार चुके हैं इन सेल्स टर्म्स। अब सियोंग ने कहती है कि प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा, और उन सबको क्या क्या काम करना है वो बोलने लग जाती है। सियोंग अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होती है और बहुत ज्यादा बॉसी भी। तभी वहाँ पे इसकी असिस्टेंट मिस डू आ जाती है। डू से कहती है कि टाइम कम है, हमें चलना पड़ेगा, बाहर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है तो हम लेट हो जाएंगे। सियोंग कहती है कि पता है आज रॉयल किंग का बर्थडे होता है। जाने से पहले सियोंग वहाँ पे उनसे कह के जाती है कि तुम लोग को पता है आज मैं एक प्लेस पे जा रही हूँ, तो इसलिए इस न्यूज को तुम लोग फैला दो और इसे वायरल कर देना। तो एक पूछता है कि हमने करना क्या है। वो कहती है कि आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल में तुम लोगों ने लिखना है कि कैसे ग्रुप की सक्सेसर को रॉयल किंग की बर्थडे बैंक्वेट का इनविटेशन आया है और वो वहाँ पे जाएगी। रास्ते में मिस डू सियोंग से पूछती है क्या तुम सक्सेसर हो। वो कहती है नहीं। तो वो कहती है कि फिर झूठ क्यों बोला। सियोंग कहती है कि तुम्हें पीआर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को, जो कि शावर ले रहा होता है। बाहर रॉयल मेड्स होती हैं। वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस का असिस्टेंट आ जाता है जिसका नाम होता है चॉय। चॉय कहता है कि योर हाइनेस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिसपे उसे परमिशन मिल जाती है। फिर हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को, जिसका नाम होता है जियान, जिसे मैं ग्रैंड प्रिंस बुलाने वाली हूँ, जो कि हंटिंग के लिए गया हुआ था और चॉय की तरफ गन पॉइंट करता है, जिससे चॉय तो डर गया था। कहता है कि आपके लिए कोई टी लेके आता हूँ, बट वो मना करते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद की जरूरत है। चॉय कहता है कि श्योर हाइनेस, शायद आप भूल रहे हैं आज किंग का रॉयल बर्थडे बैंक्वेट है। फिर हम देखते हैं रात को किंग के बर्थडे पे काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारी मशहूर सेलिब्रिटीज। वहाँ पे काफी सारे मीडिया वाले भी होते हैं कि रॉयल फैमिली के बर्थडे बैंक्वेट को कवर कर रहे थे। तभी वहाँ पे रेड कलर की कार में सियोंग एंट्री मारती है, जिसे सब देखते ही रह गए थे। सियोंग अच्छे से वहाँ पे पिक्चर्स बनवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग की टीम को, जो कि जल्दी से सियोंग की पिक्चर्स को वायरल करने लग जाते हैं, लिखते हुए और हैशटैग चला के।
सियोंग ने जो ड्रेस पहनी थी, जो उसके पास बैग था, जो उसने हील्स पहनी थी और जो उसके हाथ में रिंग थी, और ये बात काफी जल्दी से वायरल भी हो जाती है और लोग उसे जल्दी से परचेज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सियोंग को जो के पार्टी में होती है और अकेली वहीं पे खड़ी हुई थी। तभी हम वहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि दूर से देख के बातें करती हैं कि ये कैसल ग्रुप की सेकंड चाइल्ड है। किसी को तो पता भी नहीं था ये एग्जिस्ट करती है जब तक ये 10 साल की नहीं है। वो कहती है क्या मतलब, वो बताती है कि इसके डैड की मिस्ट्रेस ने इसे पाला है और बात ही करती रहती है कि इसके पास ऑनर और डिग्निटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती है इन शॉर्ट ये एक साइको है। तभी सियोंग वहाँ पे ग्लास को तोड़ देती है और उनकी तरफ देख के स्माइल करती है, जिससे वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं सियोंग का हाफ ब्रदर वहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम होता है तेजू। वो जाने लगती है पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने ब्रदर को थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखानी चाहिए, इसलिए शायद लोग तुम्हें अनकल्चर बोलते हैं। और उसका मजाक बनाने लग गया था कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी सेल्स इस बार अच्छी नहीं हुई, जिसपे वो कहती है कि हम कोई भी फ्लैशी कैंपेन्स नहीं करते ना और डिस्काउंट्स भी नहीं देते, जो तुम्हारे एड कैंपेन के स्टंट हैं और जो तुमने 50% ऑफ की सेल भी की थी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी टॉप स्पॉट में मैं ही हूँ। अब यहाँ पे दोनों बहन भाई एक दूसरे को बातें सुनाने लग जाते हैं। सियोंग कहती है कि ज्यादा बोलोगे तो उसकी टाई को टाइट कर देती है, जिससे वो खांसने लग जाता है। तभी सबको अंदर बुलाया जाता है। दोनों बहन भाई का स्टाइल एक तरह का होता है और फिर अंदर जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि किंग होता है और उसके साथ उसकी मॉम बैठी होती हैं। ये बच्चा अपने फादर की जगह पे किंग बना था और अभी तक बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं होती क्योंकि ग्रैंड प्रिंस का वेट हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है। तेजू कहता है कि ये ग्रैंड प्रिंस ने क्या पहना है, इसने तो हंटिंग ड्रेस पहनी हुई है। प्रिंस कहता है सॉरी योर मैजेस्टी, मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी क्वीन मदर कहती है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। ग्रैंड प्रिंस किंग से पूछने लग जाता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगा। किंग कहता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा ग्रैंड प्रिंस के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रैंड प्रिंस सामने जो छोटा सा किंग बैठा हुआ है, ये फादर का छोटा भाई होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस की सिस्टर इन लॉ से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, बल्कि उसे कहने लगती है कि हंटिंग सीजन तो चला गया है, तुमने ये हंटिंग ड्रेस क्यों पहनी है। तो वो कहता है कि हंटिंग करने के लिए कोई सीजन तो नहीं होता, हंटिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं और आप मुझे बाद में लेक्चर दे देना। ग्रैंड प्रिंस की वजह से वहाँ पे जो गेस्ट आए थे वो तब तक खड़े हुए थे। ग्रैंड प्रिंस के बैठने के बाद वो लोग भी बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। रॉयल फैमिली का सेलिब्रेशन नेशन में काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग को जो कि एक जगह पे खड़ी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी होते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और बहुत ही प्यारे से फायरवर्क्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं द नेक्स्ट सीन में सियोंग को जो कि एक जगह पे अकेली थी और ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिन आ जाता है। सियोंग कहती है तो मुझे आपको प्राइम मिनिस्टर मिन बुलाना होगा, जिसपे मिन कहता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे सियोंग कहती है कि तुमने कितना रोजी पिंक कलर का फ्लोरल ओवरकोट पहना है, जिसपे वो उसे कहता है कि हम कैबिनेट के लोग हैं इसलिए हम यहाँ पे सिविलियन क्लॉथ्स में शो अप नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मीनू से कहता है कि तुम ये रेड आउटफिट इंटेंशनली पहन के आई हो। वो कहती है सो व्हाट, वो कहता है कि कंट्रोवर्सी बन सकती है, जिसपे वो कहती है तो बनने दो, उससे क्या होता है, सब लोग को ये पता है कि मैं कैसल ग्रुप की सीईओ हूँ सियोंग होजू, और ये भी पता है कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी चोय आगे कहता है कि आपको ग्रैंड प्रिंस बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस यान को उसके पास जाता है तो कहता है रॉयल हाइनेस आपने मुझे बुलाया। उसके बाद मिन फ्रेंडली तौर पर से कहने लग जाता है कितनी बार मैंने तुम्हें बोला अकेले मत घुमा करो। वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर है, क्यों क्या तुम्हें डर है कि कोई मुझे हार्म पहुंचा देगा। उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ग्रैंड प्रिंस पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे। मिन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं और स्पॉटलाइट तुम मेरी स्पॉटलाइट मुझसे लेना चाहते हो क्योंकि काफी सारी लड़कियां मुझे भी देख रही थी। इस पर ग्रैंड प्रिंस कहता है नहीं, इससे थोड़ा अपोजिट है। वो कहता है क्या। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाएगी। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझ पर दबाव डाल रही हैं कि मुझे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे शादी तो होनी है जल्दी या देर से, और फिर इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। वो कहता है मेरी। इस पे ग्रैंड प्रिंस कहता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पैलेस को छोड़ना पड़ेगा और एज अ रीजेंट जो भी मैं यहाँ पे रह के पैलेस की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ वो बाद में नहीं निभा सकूंगा क्योंकि रॉयल किंग अभी सिर्फ 8 साल के हैं, इसलिए वो स्टेट अफेयर्स को अटेंड नहीं कर सकते। जो ड्यूटीज तुमने मुझ पे डाली हैं, जिसमें मैं चैरिटी इवेंट्स और डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को होस्ट करता हूँ और भी बहुत सारे काम बताता है, सारी चीजें फिर तुम्हें करनी पड़ेंगी। मिन कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नहीं, हमारे पास पहले ही रॉयल्स नहीं हैं जो स्टेट अफेयर्स को अटेंड कर सके। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहता है ठीक है तो फिर मेरी शादी को ब्लॉक करो।
वो कहता है कि ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम अपनी वीटो पावर यूज करो, रॉयल मैरिज के लिए कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है और जब तुम्हारे पास आया है तो रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग तुम उसे रिजेक्ट कर देना। के बाद मिन कहता है कि मुझे इतना डराने की क्या जरूरत थी, सीधे से कह नहीं सकता था कि मेरी शादी ब्लॉक करा दो। इसी तरह हम देखते हैं उनको जो कि नेटवर्क ढूंढते ढूंढते रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गई थी जहाँ पे आउटसाइडर्स अलाउ नहीं थे। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलती नहीं है और बोलती है प्लीज फॉरगिव मी, लगता है मैं रास्ता भटक गई थी। बट वो फिर से पूछता है तुम्हारा नाम, फिर उसे बताना पड़ता है कि मेरा नाम है स्योंग हिजू। वो पूछता है कि तुम्हारा एफिलिएशन, वो कहती है कि मैं पैलेस के स्टाफ का मेंबर नहीं हूँ। वो कहता है तो फिर तुम एक आउटसाइडर हो, इस एरिया में क्या कर रही हो, ये एरिया पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। और कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ से गायब हो गई तो ठीक है, ना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो स्माइल कर रहा था। अभी वो काउंट स्टार्ट ही करता है तभी एक धमाके की आवाज आती है। वो उसे यही रुकने को बोल के जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में आग लग गई थी और ये सीन देख के ग्रैंड प्रिंस को पुराना सीन याद आ रहा था। 3 साल पहले उसका ब्रदर जो किंग बना हुआ था उसकी भी ऐसे ही आग में डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, वो कहता है मैं ठीक हूँ। वो किंग के बारे में पूछता है। इससे पहले मिन भी कुछ बोलता तभी पीछे से सिस्टर इन लॉ आके उसे थप्पड़ मार देती हैं और ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। और साथ ही कहती है कि दूसरे किंग की भी जान लेना चाहते हो क्या। तभी पीछे से रॉयल किंग आ जाता है जो बिल्कुल सेफ था। मदर ने ग्रैंड प्रिंस को स्लैप कर दिया था। ये सब कुछ सियोंग भी देख लेती है और काफी ज्यादा शॉक भी होती है। फिर हम देखते हैं सियोंग को जो पार्टी से बाहर आ जाती है। मिस टू पूछती है कि पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। तो सियोंग बताती है कि अंदर एक इंसिडेंट हो गया था, अंदर आग लग गई थी। मिस टू पूछती है क्या ग्रैंड प्रिंस ठीक है। सियोंग कहती है कि मिस टू क्या तुम ग्रैंड प्रिंस की फैन हो। रास्ते में हम देखते हैं कि मिस टू सियोंग से कहती है कि ग्रैंड प्रिंस और आपने सेम रॉयल अकेडमी को अटेंड किया था, वहीं पे आप लोगों ने स्टडी की, आपको किसी ने बुली किया है, क्या आप कभी बुली हुई हो। सियोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई भी बुली कर सकता है। मिस टू कहती है इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको वो पसंद क्यों नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सियोंग को जो कि रात के टाइम आर्चरी रेंज में आ जाती है और चुपके से वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगती है। बट उसका कोई भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ गया था। ग्रैंड प्रिंस को वहाँ पे देख के सियोंग पहले तो भागने लग जाती है बट वो उसे रोक लेता है। अब ग्रैंड प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। बताती है कि उसका नाम सियोंग हुजू है और बताती है कि वो जूजक हाउस 9th ग्रेड से है। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम जानती हो कि तुमने स्कूल की रेगुलेशंस को वायलेट किया है। तो सियोंग कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए और टाइम चाहिए था, एग्जीबिशन मैच जल्दी ही आ रहा है। पर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम जानती हो कि स्टूडेंट अंडर 10th ग्रेड 11 बजे के बाद अपनी डॉर्मेट्री लीव नहीं कर सकते। इस वायलेशन की वजह से तुम्हारे 20 डिमेरिट पॉइंट्स कटेंगे। और तुम जानती हो कि ट्रेनिंग रेंज में ट्रेनिंग आवर्स के अलावा से ट्रेनिंग करने के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है जो कि प्रिंसिपल से मिलता है। अभी वो अपनी पूरी बात करता तभी सियोंग कह जाती है तो फिर आपके बारे में क्या ख्याल है, आप भी तो यहीं पे हो, आपको भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। बट तभी ग्रैंड प्रिंस सियोंग को अपना अप्रूवल दिखा देता है कि वो वहाँ पे प्रिंसिपल के अप्रूवल से आया है। सियोंग कहती है कि आर्चरी रेंज इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए है। तभी वो कीज निकालती है और बताती है कि ये 9th ग्रेड के जूजक वो कीज निकालती है और बताती है कि ये मिनसुक के पास थी जो कि चोंगनंग हाउस के 9th ग्रेड का स्टूडेंट है और वो इस कीज के सामने शो ऑफ कर रहा था, इसलिए मैंने ये की उससे चुरा ली। सियोंग कहती है कि वो भी तो इंडिविजुअल है तो उसके पास आर्चरी रेंज की कैसे आई। सियोंग कहती है लेकिन तुम्हारे पास परमिशन है, इसका मतलब है सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास ये रीच नहीं। सियोंग कहते हैं कि मुझे डेमेरिट पॉइंट्स के बारे में लेक्चर मत दो, हर उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने की इंटेंट रखती हो जो कि मेरे एनिमीज लेंगे। प्रिंस कहता है तो इसका मतलब क्या तुम उनके लेवल तक जाओगी। वो कहती है हाँ बिल्कुल, हारने से तो बेटर है और जाने लगती है बट फिर रुक के उसे ग्रीट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वीन मदर को जो कि ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आई थी। अब क्वीन मदर यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस को थप्पड़ मारने के लिए माफी मांग रही थी और कहती है कि मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद किंग को कुछ हो गया है इसलिए गुस्से में इसलिए मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। भी ग्रैंड प्रिंस कहता है कि प्रेसिडेंट मिन ने इस बात के लिए डिटेल्स मांगी है कि कैसे क्वीन मदर ग्रैंड प्रिंस को थप्पड़ मार सकती है और ऐसे अनस्पीकेबल वर्ड्स बोल सकती है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं उसे बोल दूंगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली है। क्वीन मदर यहाँ पे फिर से बोलने लग जाती है कि किसी को भी किंग की फिक्र नहीं है, उस प्लेस पे फायर लगा था और सबको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे गाल पे एक स्क्रैच पड़ गया है मेरे थप्पड़ मारने से। तो ग्रैंड प्रिंस कहता क्या मतलब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। वो कहती है हाँ क्योंकि तुम रीजेंट हो। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि किंग सिर्फ 8 साल के हैं, वो स्टेट अफेयर्स को नहीं देख सकते, इसलिए मेरी रीजेंसी अनअवॉइडेबल है और एक रीजन के पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं होती। पे ग्रैंड प्रिंस का नाम ले रही थी। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं
और पैडलर्स बिजनेस में। मोनार्की पैसिव रहे, लेकिन क्वीन मदर यहाँ पे बोलती है कि पॉलिटिशियंस तुम्हारा साथ देते हैं और जो बिजनेस एलीट्स हैं वो तुम्हें हमेशा डिप्लोमेटिक टूर के लिए बुलाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है। ये इनफ है कि इन्वेस्टर्स भी इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्वीन मदर बेसिकली यहाँ पे बोलना चाहती थी कि चाहे ग्रैंड प्रिंस किंग नहीं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस के पास फिर भी पावर्स हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस सियान को, जैसे कि उसके एग्जाम में 100 स्कोर मिले थे, तो वो अपने फादर को बताने जाते हैं जो कि उस टाइम के किंग होते हैं। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के फादर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे होते और उसे कहते हैं कि क्राउन प्रिंस के रास्ते में तुम्हें नहीं आना है। और ऐसे करते ही ग्रैंड प्रिंस बड़ा हो जाता है और उसके फादर उसका टाइटल भी चेंज करते रहते हैं। ग्रैंड प्रिंस उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो क्वीन मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप किंग का पिलर ऑफ सपोर्ट बन के रहो। ग्रैंड प्रिंस कहता है वही तो कर रहा हूँ, लेकिन क्वीन मदर यहाँ पे कहती है कि आप उस वुमन से शादी करें जिसे कि मैं चूज करूँ। इस तरह हम सियोंग को देखते हैं जहाँ पे उसके फादर उसकी शादी की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे तेजू और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं। तेजू की वाइफ बोलती है कि फादर को परेशान मत करो, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉपर सूटेबल लड़का ही ढूंढ रहे हैं। सियोंग कहती है कि इसका मतलब आप लोगों ने कोलैबोरेशन कर ली है और मेरी शादी उस इंसान से कराना चाहते हैं जो कि इंडस्ट्री रैंकिंग में कुछ भी नहीं करता। तेजू की वाइफ कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं अरेंज मैरिजेस में, काफी चीजें देखी जाती हैं, मोस्ट फैमिलीज हर डिटेल्स को देखती हैं। सियोंग कहते हैं इसका मतलब तुमने हर डिटेल देख के इस लूजर से शादी कर ली। फादर सियोंग से कहते हैं कि तुमने बोला था कि तुम शादी करोगी। सियोंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन उससे जो कि मेरे लायक हो। सियोंग अपने डैड से कहती है आप सिर्फ एक चांस को लेना चाहते हैं ताकि आप मुझसे जान छुड़ा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फेयर कॉम्पिटिशन होगा तो तेजू एक लूजर है जो कि मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। कहती है कि मुझे एक लेजिमेट साबित करके और साथ ही एक यूजलेस ब्रदर जो कि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, आप मुझे एक इनकम्पिटेंट हस्बैंड के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को। चॉय पूछता है कि क्या आप उनकी रिक्वेस्ट को मान गए? ग्रैंड प्रिंस कहता है कि शायद, बट चॉय कहता है कि बिल्कुल आपके खिलाफ हैं और अब वो चाहती है कि आप शादी कर लो उस वुमन से जिसे वो चूज करे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को जो कि शादी वाली बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, सारा गुस्सा कंपनी में काम पे निकाल रही थी और सबको डांटती रहती है। फिर हम देखते हैं सियोंग को, तभी उसके लिए मिस टू टी लेके आती है और कहती है ये लोटस रूट की टी है। सियोंग कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बिटर होगी, मैं नहीं पीऊंगी। मिस टू कहती है कि ये गुस्से को खत्म कर देती है। सियोंग कहती है कि मुझे गुस्सा नहीं है, बट मिस टू कहती है कि गुस्सा शराब पे निकाल रही हैं। मैं जानती हूँ कि मैरिज भी एक इशू है, लेकिन पर्सनल इश्यूज को वर्क प्लेस में ट्रैक नहीं कर सकते। इस तरह से आप काफी पेटी लग रही हैं। वो कहती क्या मतलब मैं सियोंग ह्यूजू? जो कहती है हाँ बिल्कुल, और आपको टी पीनी चाहिए, और उसे टी देने लग जाती है। दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस जा रहे होते हैं, तभी सामने लॉर्ड इनपियोंग आ जाता है और कहता है कि आप पैलेस को छोड़ के जा रहे हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है हाँ, तो अपने लिए टाइम निकालने जा रहा हूँ। किंग की बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से मुझे काफी देर तक पैलेस में ही रहना पड़ रहा था, इसलिए वो तो हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। प्राइवेट रेजिडेंस पे अपना टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ दिनों तक वहीं रहूंगा। इनपियोंग कहता है आपकी प्राइवेट रेजिडेंस को अकेले से यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अगर कोई मिसफॉर्चुनेट आपके साथ हो गया तो। ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं इनपियोंग को जो कि क्वीन मदर का फादर होता है। अब यहाँ पे क्वीन मदर अपने फादर को बता रही होती है कि ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पर लेट आया था और उसके अलावा उसने एक हंटिंग सूट भी पहना हुआ था और उसी दिन आग भी लग गई। ये सब कुछ ग्रैंड प्रिंस ने किया है। तभी इनपियोंग उसे रोक देते हैं। क्वीन मदर यहाँ पे कहती है कि सब लोग ग्रैंड प्रिंस का ही साथ देते हैं। इनपियोंग कहता है कि क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को लोग चेरिश करते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स को लूज करने के बाद और अपने ब्रदर को भी लूज करने के बाद अपने नेफ्यू के लिए एज अ रीजेंट सर्व कर रहा है और क्राउन की हिफाजत कर रहा है। क्वीन मदर कहती है ये तो प्रॉब्लम है कि किंग अभी सिर्फ एक चाइल्ड है। मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रिंस सिर्फ उसे अपने पीछे ही रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को जो कि अपने लिए खुद ही एक सूटेबल हस्बैंड के लिए बहुत सारी प्रोफाइल्स देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। सियोंग मिस डू से कहती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो कि मेरे करंट स्टेटस को मैच करे, जैसे मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी ब्यूटी। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जैसे रॉयल फैमिली में शादी कर रही हूँ। तभी वो रुक जाती है और सियोंग को एक आइडिया आता है। तब हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो कि अपनी प्राइवेट रेजिडेंस में होता है। तभी चॉय आता है और कहता है कि मैंने आपको वार्न किया था ना कि ऐसा मत करो, देखो अब न्यूज में क्या आ रहा है कि आप किंग की बर्थडे पार्टी में कैसे सूट पहन के गए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के किंग की बर्थडे पे जो कपड़े पहने थे वो काफी ज्यादा पब्लिसिटी में आ गए थे। ग्रैंड प्रिंस के काफी ज्यादा फैंस होते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा हैंडसम बोल रहे थे। कुछ ही लोग ग्रैंड प्रिंस के खिलाफ बोल रहे थे। हम देखते हैं कि मिस डू जब ऑफिस में आती है तो देखती है सियोंग बैठी हुई है और वही न्यूज देखती है जो कि ग्रैंड प्रिंस की चल रही थी। मिस डू बोलती है कि काफी ज्यादा हाइप पे चल रही है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को
जिसके पास चॉय आता है। उसके पास काफी सारे फ्लावर्स थे। ग्रैंड प्रिंस पूछता है तो वो कहता है कि आपने बताया था ना कि फ्लावर को अरेंज करने से एक रेस्टलेस माइंड राइट होता है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अब चॉय लोगों की बातों से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो चाहता था कि ग्रैंड प्रिंस खुद को डिफेंड करें कि उन्होंने कुछ भी वायलेट नहीं किया। चॉय कहता है कि क्यों अपने आप को डिफेंड करें, कि आपने किंग को डिसऑनर करने की कोई भी कोशिश नहीं की, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही की थी। क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट कर दूं? दूसरी तरह हम देखते हैं सियोंग को, जो कि ग्रैंड प्रिंस यान से शादी करने का सोच रही थी। मिस टू कहती है कि तुम्हें ठीक हो, क्या तुमने ड्रंक की हुई है? वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट हूँ और वेल्थी भी तो हूँ, हम दोनों का मैच बिल्कुल ठीक लगेगा। सियोंग बताती है कि उसने एक रिक्वेस्ट सबमिट की है, रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट। जिस तरह हम देखते हैं चोय को, जो कि बताता है कि मिस सॉन्ग हेजू ने एक रिक्वेस्ट सबमिट की है। अभी ग्रैंड प्रिंस की तरफ देखने लग जाता है और कहता है सियोंग, वो कहता है हाँ, कैसल ब्यूटी की सीईओ है। जिस तरह हम देखते हैं सियोंग को, जिसे पता चलता है कि उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। कहती है लेकिन मैंने रिक्वेस्ट में तो कुछ लिखा नहीं है और पहले ही रिजेक्ट कर दिया। मिस टू कहती है कि ग्रैंड प्रिंस से मिलना इतना भी इजी नहीं है। सियोंग कहती है क्या मुझसे मिलना इजी है, मैं भी तो एक बिजी पर्सन हूँ। तो मिस टू समझाने लग जाती, देखो ग्रैंड प्रिंस करंटली एक रीजेंट है, बेसिकली किंग की तरह ही है वो भी, बट सियोंग भी हार नहीं मानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस को बताता है कि मिस सियोंग ने फिर से रिक्वेस्ट सबमिट की है, कैसे रिस्पॉन्ड करूं? लेकिन ग्रैंड प्रिंस फिर से रिजेक्ट करने को बोल देता है। सियोंग को भी गुस्सा आने लग गया था कि उसकी रिक्वेस्ट फिर से रिजेक्ट हो गई। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि काफी तरह से रिक्वेस्ट भेजती है और हर रिक्वेस्ट में अलग अलग चीजें लिखती हैं, बट हर बार की तरह ग्रैंड प्रिंस चोय को रिजेक्ट करने को बोल देता है और ये काफी दिनों तक चलता रहता है। सियोंग रिक्वेस्ट भेजती रहती है और ग्रैंड प्रिंस रिजेक्ट करता रहता है। इससे सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लग जाती है। सियोंग को वहाँ पे उस दिन पैलेस वाली मीटिंग याद आती है। ग्रैंड प्रिंस ने उसे अपना जूनियर बोला था। सियोंग इस बार अपनी रिक्वेस्ट में लिखती है कि आपसे आपकी जूनियर मिलना चाहती है। इस बार चोय कहता है कि फिर से रिजेक्ट कर दूं, पर ग्रैंड प्रिंस मना करते कहता है कि नहीं, एक्सेप्ट कर लो, मैं अपनी जूनियर को किस तरह से नो बोल सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को, जिसे को पता चलता है कि उसकी ऑडियंस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि काफी अच्छे से रेडी होके और पूरे स्टाइल में ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को भी ये खबर मिल गई थी कि कैसल ब्यूटी की सीईओ सियोंग हेजू ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आई है। तो क्वीन मदर का ग्रैंड प्रिंस के रेजिडेंस में कोई खबरी था, जो कि क्वीन मदर को सारी खबरें देता था। फिर हम देखते हैं सियोंग को ग्रैंड प्रिंस के पास। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? तभी सियोंग एक रेड कलर का एनवेलप निकाल के वहीं पे रख देती है और ग्रैंड प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती है कि चले शादी कर लेते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2009 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि आर्चरी कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। ग्रैंड प्रिंस और सियोंग अपोजिट टीम में होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिनसुक को, जो कि वहाँ पे सियोंग की बुराई करने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस उसे टोक देता है और अपना मुंह बंद करने को बोलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग भी आया हुआ था, जो कि ग्रैंड प्रिंस का फादर होता है। तभी हम देखते हैं फाइनल में वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और तभी वहाँ पे सियोंग भी आ जाती है। सियोंग एरो हिट करती है तो उसके 9 पॉइंट्स बनते हैं और अब ग्रैंड प्रिंस की बारी थी और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ पे सियोंग ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। ग्रैंड प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हारी टर्म्स क्या हैं? वो कहती है कि आप सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं रख रहे। ग्रैंड प्रिंस कहता है क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे काफी सारे मैच प्रपोजल रिसीव हुए हैं, तो इसलिए तुम अपनी टर्म्स बताओ, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है मैं तुमसे शादी करूं? सियोंग कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो प्रिंस हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई क्रिएटिव जवाब दोगी। सियोंग कहती है कि क्रिएटिविटी में वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अरेंज मैरिज बिल्कुल सेम ही होती हैं, लेकिन फेमिलियरिटी हर चीज बेटर करती है। सियोंग यहाँ बताने लग जाती है कि मेरा एक ओल्डर ब्रदर है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो काफी ज्यादा डम है और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए इन लॉस की तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगी। वो पूछता है और, तो वो कहती है कि मैं बहुत ही थिक स्किन हूँ, एक सक्सेसफुल वुमन हूँ। यहाँ पे वो उसे अपनी इलिजिमेट होने की बात भी बताती है और कहती है कि जानते हो रोजाना मैं बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करती हूँ, तो मुझे अपनी ह्यूमन शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा फिर हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। प्रिंस कहता है और कुछ? वो कहती है ब्यूटी, मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, पर वो उससे और भी ज्यादा पूछता है। बाहर हम देखते हैं एक मेड को, जो कि कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे चोया जाता है, पूछता है कि क्या कर रही हो? तो कहती है कि प्रिंस का हर्बल टॉनिक लेके आई थी। चोय से लेके उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। चोय कहता है कि आपका टॉनिक है। प्रिंस कहता है उसे वहीं पर रख दो और वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम क्वीन मदर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए कि एक लड़की आई थी जिसे क्वीन मदर नहीं बुलाया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को। तभी वहाँ पे मिस टू आ जाती है और पूछती है कि स्माइल क्यों कर रही हो?
तुम्हें अभी स्माइल नहीं करनी चाहिए। तुमने बताया नहीं क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी? सियोंग कहती है कि कैसी बातें कर रही हो। मिस डू पूछती है कि क्या जवाब मिला। सियोंग कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई। फिर से पूछने बोलती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस ने सियोंग को रिजेक्ट कर दिया था। वो रीजन पूछती है तो कहता है कि कोई ऐसी भी चीज है जिसे मैं जो मेरे लिए एबिलिटी, पैसे और ब्यूटी से ज्यादा मायने रखती है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? वो पूछती है कि आखिर वो चीज क्या है। सियोंग मिस डू को बताती है कि उसे लव चाहिए, वो शादी लव के लिए करना चाहता है। मिस डू कहती है इसका मतलब ग्रैंड प्रिंस कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे लगा सेम स्कूल में हो इसलिए आप उसकी ऑफर को पोलाइटली डिसलाइन कर दोगे, या किसी और कैंडिडेट के लिए ढूंढूं? दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस डू को, जो सियोंग से पूछती है कि किसी और कैंडिडेट को ढूंढूं, पर वो मना कर देती है। मिस डू कहती है क्या करोगी? दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को, जो कि अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, लेकिन ये एक सीक्रेट फेवर होना चाहिए। उस एम्प्लॉय के इसमें कुछ जान पहचान थी, तो इसलिए उससे इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि ग्रैंड प्रिंस कहाँ विजिट करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यूएसबी में डाल के मिस डू को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस यान को, जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहा था। तभी पीछे से सियोंग भी आ जाती है और कहती है कि आपको मिले काफी टाइम हो गया, मुझे आपकी याद भी आने लग गई। तो प्रिंस कहता है 2 दिन तो हुए हैं। वो कहती है देखो 2 दिन ही हुए हैं और आपको मैं कितना मिस करने लग गई। देखते हैं ऐसे ही करते करते सियोंग प्रिंस को हर जगह पे मिलती रहती है। उसकी बातों से ग्रैंड प्रिंस को पता चल जाता है कि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। वो कहती है हाँ सही किया है, तुमने कहा ना कि तुम शादी सिर्फ प्यार के लिए करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कार चलाते हुए भी जहाँ जहाँ वो प्रिंस को मिल रही थी तो कहती है आई मिस यू। प्रिंस छुप के मूवी देखने आता है तो वो वहाँ भी पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं प्रिंस को, जो चॉय से पूछता है कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। चॉय कहता है कि ठीक ही लग रही है। तो प्रिंस कहता है नहीं, कहीं से भी आ जाती है तो मुझे अच्छा दिखना होगा, यानी कि सियोंग की मेहनत काम कर रही थी। फिर हम देखते हैं सियोंग को सिस्टर इन लॉ कॉल करके कहती है कि डैड ने तुम्हारी डेट अरेंज की है और आज तुम्हें डेट पे जाना है। साथ ही उसे बताती है कि अगर डेट पे नहीं गई तो डैड ने कहा है कि कैसल ब्यूटी को बंद कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि सियोंग मिस्टर किम से मिलने चली जाती है। वो बातें करने लगता है, पर सियोंग डेट खराब करने के लिए बहुत सी अजीब अजीब बातें करती रहती है और उससे पूछती है कि शादी कब करनी है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, पर वो कह रहा था कि हम लोग एक दूसरे को जान तो लें। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चॉय को भी, जो कि उससे हेलो करके वहाँ से चला जाता है। सियोंग का प्लान काम कर गया था, इसलिए मिस्टर किम खुद ही शादी से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस को बता देता है कि मैंने आज मिस सियोंग को देखा एक लड़के के साथ, वैसे आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और वो कितनी कूल हैं, उन्होंने किसी और को भी ढूंढ लिया है। यहाँ पे चॉय बोलता है कि मिस सियोंग और वैसे क्वीन मदर, मुझे लगा था कि शायद क्वीन मदर ने उन्हें अरेंज किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि सियोंग एक कॉमनर है और वो रॉयल फैमिली से है, वो कैसे उसके साथ कोलाइड कर सकती है। चॉय कहता है कि क्वीन मदर और मिस सियोंग में से कौन जीत सकता है। मैंने थोड़ा सा पता लगाया है, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सियोंग घर से सीधा काम पे जाती हैं, उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। वो अपनी असिस्टेंट के साथ ही खाती पीती हैं और बाहर जाती है। शायद ये उनके टेम्पर की वजह से हो सकता है। मैंने सुना है कि स्कूल में वो काफी ज्यादा हॉट टेम्पर थी, इसलिए हर किसी से ही लड़ाई की है उन्होंने। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को। अब यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लेट किंग को, जो कि किंग की पोजीशन से नीचे उतरना चाहता था। ये बात क्वीन मदर को पता लग गई थी। किंग अपनी विल पे मोहर भी लगा देता है, लेकिन क्वीन मदर उस विल को जला देती है और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पे आग लग गई थी, यानी कि लेट किंग की मौत की वजह ग्रैंड प्रिंस नहीं बल्कि क्वीन मदर खुद ही होती है। फिर हम देखते हैं प्रिंस को यही नाइटमेयर्स आते हैं और वो ठीक से सो भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो कि किंग को रेडी करते हुए किसी सेरेमनी में भेज रही थी और कहती है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पे नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ अच्छे से हैंडल करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान को, जिसे के किंग की फिक्र हो रही थी। कहता है कि मेरा नेफ्यू सिर्फ एक बच्चा है। चॉय कहता है कि तो फिर आपको उन्हें सपोर्ट करने जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को, वो भी उसी प्लेस पे आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग को, जो कि नर्वस हो रहा था और उसके गार्ड्स भी उसी के सामने उसके स्नैक खाते रहते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है और उन्हें डांटता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस जब अपने घर था तो किंग ने ही कॉल की थी कि अंकल मुझे डर लग रहा है, इसलिए किंग के बुलाने पे ग्रैंड प्रिंस वहाँ पे आया था। अभी वहाँ पे
किंग के साथ ग्रैंड प्रिंस भी आता है। इतने सारे रिपोर्टर्स को देख के किंग परेशान होने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिंस आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ता है। सियोंग की बारी वहाँ पे आती है तो सियोंग को भी फ्लावर ऑफ ऑनर मिलता है, तो क्या ये आप मेरे सर पे लगा देंगे? और ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि आई मिस यू, यहाँ पे भी फ्लर्ट कर रही थी, और कहती है कि प्राइज भी मिलेगा ना। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम्हारे सर पे है। कहती है कि ये तो किंग ने दिया है, मुझे तो कुछ और चाहिए, वो भी आपसे। ग्रैंड प्रिंस शर्माने लग जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं किंग को। ग्रैंड प्रिंस किंग को घर जाने को बोल रहा था, वो कहता है कि आप साथ नहीं चलेंगे। प्रिंस कहता है कि मैं लीव पे हूँ, सिर्फ आपके कहने से ही आया था। बेचारा किंग काफी क्यूट सा फेस बनाता है कि वो अपने अंकल को मिस कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसी जगह पे मिन भी पहुंच गया था, क्योंकि उसे पता चला था कि सियोंग को भी बेस्ट एंटरप्रेन्योर होने का अवार्ड मिला है। और दोनों एक जगह पे ही होते हैं। उसे कहता है कि ये हैट तुम उतार सकती हो, बट वो नहीं उतार रही थी। मिन कहता है कि एम्बैरेसिंग लग रहा है, तुम अजीब लग रही हो। उसके कहने पे वो उतार देती है और उसे देख के खुश हो रही होती है। अब यहाँ पे मिन बातें करने लगता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि मिन को ठीक से निशाना लगाना नहीं आ रहा था, तो सियोंग ही उसे सिखाती है। मिन सियोंग को देख के स्माइल करता है, तो लग रहा था कि जैसे वो सियोंग को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस के लिए मेडिसिन लेके आता है। प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे काफी तेज फीवर भी होता है। चॉय कहता है कि आपको रॉयल हॉस्पिटल ले चलूं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मैं बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। प्रिंस किसी होटल में रुका हुआ था, तो चॉय कहता है कि मैंने बता दिया है कि हम होटल में रुके हैं और आपके बारे में नहीं बताया कि आप बीमार हो। उसी होटल में सियोंग भी आई होती है, तभी वहाँ पे उसे चॉय दिख जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोंग अपने रेफरेंस से वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर जाने लगता है तो सियोंग डॉक्टर से कहती है कि मुझे आप पे एक फेवर चाहिए, कि प्लीज ये बात बाहर ना निकले कि आपने ग्रैंड प्रिंस को ट्रीट किया है। तो पूछे तो कह दीजिएगा मुझे देखने के लिए आए थे। दूसरी तरह हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो कि किंग से कहती है कि मैंने कहा था ना कि सब कुछ खुद करना है। क्वीन मदर कहती है कि किंग बिल्कुल अपने लेट किंग पे गया है, यानी अपने फादर की तरह वो भी घबरा जाता था। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि बाहर से खाना लेके आती है, तो चॉय को सैंडविच देती है। चॉय कहता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, आपने हेल्प की उसके लिए थैंक यू। सियोंग कहती है कि पैलेस वापस चले जाते तुम, ग्रैंड प्रिंस को लेके वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो जाता, वो होटल से ज्यादा अच्छा होता। तो जो बताता है कि ग्रैंड प्रिंस को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तभी चॉय जब सियोंग से बात कर रहा था तो उसे मैसेज आता है, तो वो कहता है कि आपको जाना पड़ेगा, क्वीन मदर यहाँ पे आ गई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो कि होटल पहुँच गई थी। क्वीन मदर बिल्कुल भी नहीं रुकती, सीधा रूम में जाने लगती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मैंने प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की, इसलिए आप बाहर जाएं। क्वीन मदर वही लेडीज पर्स देख लेती है और वापसी से अंदर जाती है, तो वहाँ पे वो सियोंग और ग्रैंड प्रिंस को साथ में देख लेती है। सियोंग क्वीन मदर को देख के छुप जाती है, क्वीन मदर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को मिस रू कॉल करके कहती है कहाँ हो, वो कहती है कि रूम में हूँ। मिस रू कहती है मैं रुकना, मैं आ रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने सियोंग की और ग्रैंड प्रिंस की होटल में एंटर होने की पिक्चर्स खींच ली थी और रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि दोनों ही सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। सियोंग को अब सब लोग ग्रैंड प्रिंस इयान का सीक्रेट लवर बोल रहे थे। मिस डो परेशान होती रहती है और सियोंग खुश होती रहती है। मिस डो कहती है कि आपको पता है ना, लास्ट टाइम आपने जिसे डेट किया था तो एक आइडल को डेट किया था और उसके फैंस ने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया था। आइडल को तो सिर्फ उसके फैंस पसंद करते हैं, लेकिन प्रिंस इयान को तो पूरी कंट्री के लोग पसंद करते हैं। दूसरी तरह हम देखते हैं मिन को, जो कि ग्रैंड प्रिंस सियोंग को कॉल करने की कोशिश करता है, बट दोनों का ही फोन नहीं लगता। दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को, जो कि होटल से जा रहा था, से कहता है कि सियोंग को बोलो कि मेरी रेजिडेंस पे आए। ग्रैंड प्रिंस सीधा अपनी प्राइवेट रेजिडेंस पे पहुंच जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं सियोंग को, जो कि मिस डू के साथ ग्रैंड प्रिंस की प्राइवेट रेजिडेंस पे आ जाती है। सियोंग ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि मैंने आपको मिस किया। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम इस स्कैंडल में फंस गई हो जब लोग बना रहे हैं। वो कहती है तो प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि अगर क्या भी दिया तो क्या दे सकोगे आप। फिर हम देखते हैं सियोंग एंड प्रिंस को कहती है आप जानते हैं क्या है, ये फ्लावर ऑफ ऑनर है, जब मैंने आपको आया था तब जीता था। फिर हम देखते हैं लास्ट में प्रिंस जैसे ही अपनी एरो शूट करता है तो उसकी एरो गलत जगह पे लगती है। देख के तो लग रहा था कि प्रिंस जानबूझ के हारा है। सियोंग अब यहाँ बताने लगती है कि मेरा ब्रदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई में, उसे स्कूल से निकाल दिया गया, मेरे डैड ने डोनेशन किया, उसे सब कुछ बना बनाया ही मिल जाता है, लेकिन मेरे फादर और बोर्ड मेंबर्स मुझे रिप्लेस करने के लिए मर रहे हैं। उसके साथ
वो मेरी जगह उसे देना चाहते हैं। अगर मैंने कोई स्लाइटली भी मिस्टेक की तो वो उस मिस्टेक का फायदा उठाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या वो मुझसे पहले पैदा हो गया इसलिए, या फिर वो एक बेटा है और मैं एक इलिजिमेट है, या फिर इसलिए क्योंकि उसने नोबल फैमिली में शादी की है इसलिए मैं भी शादी करना चाहती हूँ। स्योंग कहती है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं सिर्फ एक टाइटल के ना होने की वजह से। ग्रैंड प्रिंस उसे कहता है कि फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुम ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने जा रही हो। स्योंग ये बात सुन के खुश हो जाती है।